मम्मी आंखें खोलो, मम्मी देखो हम लोग आए हैं। शिखा अपूर्वा के हाथों को सहलाती हुई अपने अनवरत बहते आंसुओं को भी पोंछती जा रही थी। अपूर्वा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने शिखा की पीठ थपथपाकर कहा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन सफल रहा है, शाम तक उन्हें होश भी आ जाएगा। अपूर्वा और शिखर से कुछ बातें कर वह कुछ हिदायतें देकर डॉक्टर भल्ला चली गई। अपूर्वा भारद्वाज वहीं बैठकर भीगे रुमाल से अपूर्वा के चेहरे को पोंछने लगे। आखिर उनसे कब, कहाँ, वह कौन सी गलती हुई कि अपूर्वा, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चों की माँ आज इस हाल तक पहुँच गई। पिछले दिसंबर में अपूर्वा शायद अपनी बीमारी के बारे में ही बताने अचानक दिल्ली आई थी, पर उसने ऐसा क्या महसूस किया, किसकी बातें उसे इतना दर्द दे गई कि वह अपनी बीमारी का दर्द खुद ही समेटे लौट आई। अपूर्वा का हृदय पश्चाताप की ज्वाला से धधक रहा था। वे अतीत में खो गई। अपूर्वा की पोस्टिंग सेकेंड लेफ्टिनेंट के पद पर भोपाल में थी। वहीं शादी हुई, बच्चे हुए, शिखर व शिखा। फिर जैसा कि होता है कि पैसे की खिंचातानी होने लगी। उन्हीं दिनों केंद्रीय विद्यालय में 1500 शिक्षकों की बहाली का विज्ञापन निकला तो अपूर्वा ने जबरदस्ती अपूर्वा से भी अप्लाई करवा दिया। वह 10वीं से BSc तक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण थी और बीएड में भी उसके अच्छे नंबर थे। साक्षात्कार भी अच्छा हुआ और उसकी नियुक्ति प्रशिक्षक स्नातक शिक्षिका के रूप में कटनी में हो गई। नियुक्ति पत्र हाथ में आ जाने के बाद भी अपूर्वा नौकरी करने के विरुद्ध थी। बच्चे अभी छोटे हैं, मैं अकेले इतनी दूर उन्हें कैसे संभाल पाऊंगी। अपूर्वा को हर महीने आने वाले पैसे की चाहत ने वह समझाते, देखो इतनी अच्छी नौकरी घर बैठे मिल गई है, बच्चे भी 2-3 साल में स्कूल जाने लगेंगे, फिर कोई परेशानी नहीं होगी, तब तक माँ तुम्हारे साथ रहेगी। इस तरह हमेशा से हाउसवाइफ की हिमायती रही अपूर्वा खुद वर्किंग वूमन बन गई। 6 महीने के बाद अपूर्वा का स्थानांतरण कटनी के पास जबलपुर में हो गया। जब तक वह जबलपुर में रहे सप्ताह में आना जाना हो ही जाता। 2-3 साल बाद बच्चे स्कूल जाने लगे, सास बीमार रहने लगी तो वह गांव बड़े बेटे के पास चली गई। जब शिखर 7वीं और शिखा 5वीं में थी, अपूर्वा की नियुक्ति एक बिछड़े इलाके में हो गई और अपूर्वा की दिल्ली में। वे बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए दोनों बच्चों को अपने पास रखने की बात कहने लगे। अपूर्वा ने नौकरी से त्यागपत्र देने का मन बना लिया, लेकिन अपूर्वा की दलीलों ने उसे पुनः परास्त कर दिया। अब तो बच्चों की पढ़ाई में बहुत खर्च आएगा, फिर तुम्हारे भी तो प्रमोशन होने वाला है, पैसे बढ़ेंगे। मन मारकर अपूर्वा के बच्चों का बिछुआ सहना पड़ा। बच्चों को शुरू में दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे महानगर की चकाचौंध ने उन्हें भी अपने आगोश में ले लिया। दूरियां बढ़ने से आने जाने का अंतराल भी बढ़ गया। समय बीतता जा रहा था। शिखर का इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर था और शिखा का भी कॉम में दूसरा साल। इसी बीच अपूर्वा उप प्रधानाचार्य बनी। फिर उसी विद्यालय में प्राचार्य का पद मिल गया। वह उसे सुखद लगा। सब कुछ अच्छा हो ही रहा था, लेकिन वह भीतर ही भीतर खोखली होती जा रही थी। प्राचार्य बनने पर उसने काफ़ी उछल कर घर पर फ़ोन लगाया। अपूर्वा घर पर नहीं थे। फ़ोन शिखा ने उठाया। हेलो शिखा, मैं प्रिंसिपल बन गई। ओहो मम्मी, कॉन्ग्रेचुलेसन। मम्मी अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। ओके बाय, टेक केयर। अपूर्वा का सारा उत्साह खत्म हो गया। शाम को बधाई देने आई अपनी सबसे प्रिय सहेली व सहकर्मी रीता को यह बात बताते हुए वह रो पड़ी। क्या बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वे इतने आत्म केंद्रित हो जाते हैं कि उन्हें किसी के सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं रह जाता। मेरी खुशी में एक क्षण के लिए भी तो वह शामिल नहीं हो सकी। बच्चों से ज़्यादा उम्मीदें मत रखो, देखना यह खबर सुनते ही जीजाजी दौड़े आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। काम का बोझ बढ़ गया था। कुछ जानबूझकर भी वह अपने काम में डूबे रहती। उसकी तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही थी। महामारी में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। भूख लगती ही नहीं थी, हमेशा पेट फूला फूला लगता। अपूर्वा इसे मोनोपोज के लक्षण मानकर टालती जा रही थी। एक दिन जब ज़्यादा परेशानी हुई तो रीता ही उसे हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर भल्ला की अनुभवी आंखों को कुछ अंदेशा हुआ। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और सोनोग्राफी करवाने को कहा। सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेकर अपूर्वा अकेले ही गई थी। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भल्ला का चेहरा कुछ सफ़ेद पड़ गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, देखिए मिसेज भारद्वाज, आपको बच्चेदानी का कैंसर है। यह अब लाइलाज बीमारी नहीं रही, बशर्ते इलाज समय पर और सही ढंग से हो। आपको जितना हो सके ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। देर होने पर फैलने का डर है। बाहर से भरसक सहमियत होने का प्रयास करते हुए भी अपूर्वा के हाथ रिपोर्ट वापस लेते समय कांप रहे थे। वह यंत्र चालित सी घर लौट आई। उसने किसी से अपनी बीमारी का जिक्र नहीं किया। छुट्टी लेकर पूरे दिन वह घर में लेटी रही। पहले अपूर्वा ने सोचा कि अपूर्वा को फ़ोन
पर ही बतला दूं, लेकिन फिर यह सोचकर कि अचानक बीमार की बात सुनकर वह घबरा जाएंगे, उसने दूसरे दिन का रिजर्वेशन करवा लिया। हड़बड़ी में आने की खबर भी नहीं कर पाई। ट्रेन से ही उसने अपूर्वा को फ़ोन लगाया। मैं 1 घंटे में दिल्ली पहुंचने वाली हूँ, आप गाड़ी लेकर आ जाइए। उसने ट्रेन का नाम बताया। अपूर्वा ने चौंक कर पूछा, अचानक क्या बात है? मैं तो कोलकाता में हूँ, तुम शिखर को फ़ोन कर दो, वह आ जाएगा स्टेशन। शिखर भी चौंक गया। आप यहाँ दिल्ली आ रही हैं? क्यों? तुम गाड़ी लेकर आ जाओ, आने का कारण बाद में पूछना। अपूर्वा ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। ओहो नो, परसों से मेरे पेपर हैं, मैं कैसे आ पाऊँगा? आज ड्राइवर भी नहीं आया है। हाँ प्लीज़ टैक्सी से आ जाइए। उसे बहुत गुस्सा आया। उसका मन हुआ कि वह रास्ते से ही लौट जाए, लेकिन अपूर्वा की बीमारी के बारे में बतलाना जरूरी था। बेमन से ही सही वह घर पहुंची। शिखा व शिखर दोनों आए। पाँव छूकर थोड़ी बहुत औपचारिक बातें करके अपने अपने कमरों में चले गए। वह चुपचाप बैठी रह गई। उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने बच्चों को समझाते या डांटने का अधिकार भी खो चुकी है। दोनों बच्चों का व्यवहार उसे बहुत आहत कर गया था। अपूर्वा रात में लौटे। वह काफ़ी थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर उसे देखकर खुशी जरूर आई। खाने पीने के बाद सोने के समय अपूर्वा ने बात की शुरुआत की। इधर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। क्यों, क्या हुआ? वह सोने के लिए करवट बदलते हुए बोले। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, डॉक्टर ने सोनोग्राफी करवाया, कहती है यूटेरस निकलवाने को कहा होगा, निकलवा दो। अब उसका क्या काम है? अपूर्वा संज्ञा शून्य सी हो गई। अपूर्वा की बात सुनकर जिस अंग ने उसके 2-2 बच्चों को 9-9 महीने अपने अंदर सहज कर रखा, उस अंग को बिना कारण जाने निकलवा देने के बाद कहकर अपूर्वा खर्राटे लेने लगे थे। अपूर्वा की नींद उड़ गई। अब तो उसकी भी ज़रूरत इस घर में नहीं है। उसकी बीमारी के बारे में भी जानकर हो सकता है अपूर्वा कहे मरने दो, उसकी अब क्या ज़रूरत है। बिना किसी को कुछ बताए वापस लौट आई। अपने प्रति अब वह और लापरवाह हो गई। उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। एक दिन ऑफिस में ही बेहोश हो जाने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब सबको उसकी बीमारी के बारे में पता चला। डॉक्टर भल्ला बहुत गुस्सा हो रही थी। 1 साल पहले ही मैंने इन्हें ऑपरेशन के लिए कहा था, इनकी लापरवाही से बीमारी फैल गई। ऑपरेशन तुरंत कराना होगा। स्कूल का पूरा स्टाफ उनकी चिरौरी कर रहा था। अपूर्वा की जिद थी कि वह घर पर मेरे मरने से पहले किसी को खबर न की जाए, वरना मैं ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी ही नहीं। रीता ने उसे आश्वासन दिया कि किसी को खबर नहीं होगी, तुम ऑपरेशन करवाओ। अपूर्वा की सुनी सुनी आंखें देखकर रीता की आंखें भर आई। ऐसे वक्त पति और बच्चों का कितना भरोसा रहता है। ऑपरेशन कल होना था। रीता ने कुछ सोचकर अपूर्वा को ईमेल कर दिया। मिस्टर भारद्वाज, आपकी पत्नी और आपके दोनों बच्चों की माँ अपूर्वा आज जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही है। उसे कैंसर है। पिछले 1 साल से उसे अपनी बीमारी का पता था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। आप लोगों के बीच क्या परेशानी है, यह तो मुझे जानने का हक नहीं, लेकिन यह जरूर कहूंगी कि औरत को केवल काम करने वाली मशीन न समझकर जीती जागती भावनाओं और संवेदनाओं से पूर्ण नारी समझते तो अपूर्वा की ऐसी स्त्री न होती। मैंने अपनी सखी के मना करने के बावजूद आपको खबर करना उचित समझा। आगे आपकी मर्जी। ऑपरेशन कल है। रीता सिंह मेल पढ़ते ही अपूर्वा को चक्कर आ गया। उनका प्रेशर अचानक बढ़ गया। सामने बैठा ऑफिसर उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। बच्चे पिता के बेहोश होने से चिंतित थे। माँ की बीमार जानकर दोनों सख्ते में आ गए। शाम तक अपूर्वा का प्रेशर नॉर्मल हुआ तो अगली सुबह तीनों प्लेन से रायपुर आ गए। शिखा रास्ते भर रोती आई। 10 साल से मम्मी नौकरी करने के कारण हमसे अलग रह रही है। साल में गर्मी की छुट्टियों में ही आ पाती है। पिछले साल तो वह आई भी नहीं। शिखर तो फोन कम ही करता था। 2 महीने से मैं भी तो उनसे बात नहीं कर पाई। सब बातों का लेखा जोखा शिखा अब कर रही थी। रीता ने दोनों बच्चों के सामने ही अपूर्वा की बीमारी का इतिहास और उसकी टूटती हुई मनस्थिति से अवगत कराया। शिखर हुआसा होकर कहने लगा, आंटी पढ़ाई का प्रेशर रहता है। मैंने जानबूझकर मम्मी को कभी हर्ट नहीं किया। वह हमें डांट सकती थी, मगर इतनी छोटी छोटी बातों को वह मन में समेट लेगी, ये हम लोग नहीं समझ पाए। तुम्हारी मम्मी को भी काम का बहुत प्रेशर रहता है। उन्होंने भी अकेले तुम दोनों की परवरिश की। आजकल बच्चों की भावनाओं को समझने की बातें तो काफ़ी की जाती है, लेकिन बढ़ते बच्चों की बातों का बुढ़ापे की ओर अग्रसर अभिभावकों पर भी असर पड़ता है। जैसे टीन एजर्स में हार्मोनल परिवर्तन से गुस्सा उत्तेजना बढ़ती है, वैसे ही पेरेंट्स खासकर माँ भी अपने आप को उम्र के इस पौड़ पर असुरक्षित महसूस करने लगती है। ऐसे में उसे भी परिवार से भावात्मक सबल की आवश्यकता होती है, जो तुम लोग अपूर्वा को नहीं दे पाई। रीता अपूर्वा की संवेदना को अपनी भाषा में व्यक्त कर रही थी। उसने मिस्टर भारद्वाज को खबर तो कर दी थी,
लेकिन डर रही थी कि कहीं उसने गलती तो नहीं की। अपूर्वा से किया वादा उसने तोड़ा था। अपूर्वा इन लोगों को देखकर पता नहीं कैसे रिएक्ट करे। अपूर्वा को होश आने लगा था। सबसे पहले उसकी नज़र सामने खड़े अपूर्वा पर पड़ी। अपूर्वा की प्रेम में डूबी पनियारी आंखों को देखते ही अपूर्वा के चेहरे पर उस स्थिति में भी जो चमक कूद गई उसे रीता ने गहराई से महसूस किया। अपूर्वा ने बगल में बैठी बेचैन शिखा की हथेली को हल्के से दबाया। स्पर्श की इस गर्माहट से माँ बेटी के रिश्तों के बीच खड़ी पूर्वाग्रह की क्षीण दीवार पिघलकर आंखों के रास्ते बहने लगी। लगातार खोजती निगाहें थक गई तो उसने मुंह से पहला प्रश्नवाचक शब्द निकला, शिखर। शिखर उसके सिरहाने मुजरिम की भांति खड़ा था, लपक कर सामने आ गया। उसे देख अपूर्वा ने कहा, पानी। शिखर ने रुमाल भिगोकर उसके सूखे होठों को पोंछ दिया। अपूर्वा ने परम तृप्ति से आंखें बंद कर ली। रीता सोच रही थी अब अपूर्वा को कुछ नहीं होगा। उसके संबंधों के बंधन इतने कमजोर नहीं कि छोटी छोटी घटनाओं के आघात से टूट जाए। अपने परिवार का प्यार पाकर वह पूर्ण स्वस्थ होकर खुशहाल जीवन जिएगी, यह मेरा विश्वास है। मैंने मिस्टर भारद्वाज को खबर करके जो गलती की थी वो सही थी। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।